हेलो तनिष्का, खुशी, कनक। गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो? हेलो सागर, सती, कैसे हो? गुड हेलो आफ्टरनून। मैम, गुड आफ्टरनून, इवनिंग मैम। गुड आफ्टरनून तनिष्का, खुशी, कनक। कनिष्का, प्लीज सभी बच्चे अपना कैमरा ऑन करो, सर आ गए हैं। कनिष्का, Okay, can we start now? मेरी यस शक्ल सर, सबको दिख रही है क्या? यस सर, यू कैन स्टार्ट। तभी तक बच्चे आते रहेंगे, आप स्टार्ट कर Okay. सकते हो। पीछे लाइट तो नहीं है? बहुत लाइट दिख रही है क्या? सॉरी सर। ठीक है। पीछे ज्यादा लाइट तो नहीं दिख रही है ना? नहीं सर, इतनी नहीं है। आपका लाइट आप कैन सी योर फेस। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, कैन वी स्टार्ट नाउ? ओके, नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते सभी को, नमस्ते सभी स्टूडेंट्स एंड मेंटर्स, नमस्ते। ओके, चलिए। अहो, आज तो काफी स्ट्रेंथ नजर आ रही है। मैं एक काम करूं क्या, गाड़ी को छाया में लगा देता हूँ थोड़ा सा, मुझे क्या चेहरे नहीं दिखते सबके। लक्ष्मी एंड अभी दीपा, अपना कैमरा ऑन करो। यहाँ कुछ दिखा है, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। Okay, are you getting me? Now it is good. Okay. So चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले फटाफट से ना फनी फेसेस बनाएंगे सब लोग, सब स्टूडेंट्स। चंचल केयर होम्स, आपकी लाइट्स अपोजिट डायरेक्शन में है, आपके चेहरे नजर नहीं आ रहे हैं। ओके, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस सर। चलिए बाकी सब लोग, बाकी सब लोग, बाकी सब लोग, बाकी सब कहाँ है? ओके, ये PRH ग्रुप एंड सागर एंड कनिष्का एंड ये कौन सा ग्रुप है? ओके सर आज की कनिष्का। क्लास शुरू करने से पहले, सर आपको मेरी आवाज आ रही है? आज हाँ की जी, आ क्लास रही है। शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि एक बारी ना आप बच्चों को फिर से एक चीज बता दीजिए कि हम ये चीज बार बार क्यों कर रहे हैं, फनी फेसेस बनाना या वो डायलॉग एक्ट तैयार करना, क्योंकि कुछ बच्चों का कहना ये है कि हम ना वही रिपीट कर रहे हैं तो वो बोर हो रहे हैं, तो हम उनको इसकी इम्पोर्टेंस बता दें कि ये क्यों जरूरी है। देखो सबसे पहले क्या होता है, हम ऑनलाइन मोड पे हैं, तो ऑफलाइन मोड पे बहुत सारी एक्टिविटीज हम कर सकते हैं, वो हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम ऑनलाइन मोड पे हैं। ठीक है, तो हम ऑनलाइन मोड पे क्या क्या कर सकते हैं, हम उस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि थिएटर जो है वो एक लाइव एंटरटेनमेंट है और फेस टू फेस होने का बहुत मीनिंग है यहाँ पे, राइट। जब तक हम एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट से नहीं मिलेगा, उसको बातचीत नहीं करेगा, कन्वर्सेशन नहीं करेगा, तब तक वो थिएटर का फील नहीं आता है। ठीक है, हमने माना इस बात को, लेकिन कोविड की वजह से जो हमने नई चीजें इनोवेट किए हैं, नई चीजें सीखी है, वो ये है कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू कहीं पे भी बैठ करके किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों से भी कनेक्ट कर पा रहे हैं, अदरवाइज हम सोच नहीं सकते थे कि हम इस तरह से भी कभी क्लास करेंगे, ऑनलाइन कनेक्ट हो पाएंगे। सब देश के अलग अलग हिस्सों से हम जुड़े हुए हैं और देश के विदेश में भी आसानी से हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जुड़ सकते हैं। मतलब
प्लेटफॉर्म, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू हम जुड़ सकते हैं, राइट। चूंकि एक एक्टर के लिए फेशियल एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी एक्टर्स हैं इस यूनिवर्स में, इस अर्थ पे जितने भी एक्टर्स हैं, वो सब अपने फेस के लिए फेस की स्किन को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, ठीक है, ताकि फेस की स्किन अगर फ्लेक्सिबल रहेगी तो क्या होगा, जो भाव आते हैं, जो रस और भाव जिनकी हम बात करते हैं, वो रस भाव जो है वो चेहरे पर अच्छे तरीके से आते और जाते हैं। अदरवाइज क्या होगा, आप हंसते वक्त हंसते हुए नजर आएंगे, रोते हुए नजर आएंगे, और रोते समय हंसते हुए नजर आएंगे, जो बहुत फनी सिचुएशन क्रिएट कर देता है। ओके, सो इसलिए हम ये फेशियल एक्सरसाइज करते हैं, कुछ ओम का उच्चारण करते हैं, हम कुछ वॉइस एंड स्पीच की एक्सरसाइज करते हैं। चलिए अभी है ना, ऐसा करते हैं, हम एक्ट पे बाद में आते हैं, और हम ये फेशियल एक्सप्रेशंस पे भी बाद में जाएंगे। पहले हम कुछ और बातचीत करते हैं। आज ये बात उठी है तो हम पहले पिछला सारा रिवीजन करते हैं एक बार। मैं देखता हूँ कि आपको कितना याद है अभी तक जो हमने बातचीत की है, वो कुछ याद है या नहीं याद है ना, या हमें और किन किन चीजों को ऐड करने की अभी जरूरत है, एक बार हम उस पे जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, और उस कहानी को आपको सबको ध्यान से सुनना है कि हमारे देश का जो हमारा इंडियन क्लासिकल थिएटर है, हमारा अपना 5वां वेद, 4 वेद के बारे में तो सबने पढ़ा है, सब जानते हैं 4 वेद कौन कौन से हैं। यस, PRH ग्रुप से कौन बताएगा 4 वेद कौन कौन से हैं? अनम्यूट करो। चंचल केयर होम्स, 4 वेद पढ़े हैं आपने? चारों वेदों के बारे में पढ़ा है? कौन कौन से हैं 4 वेद? डू यू नो अबाउट द वेदास ऑफ इंडियन माइथोलॉजी, इंडियन मेडिकल साइंस, मतलब इंडियन आयुर्वेदा, एक्सप्रेशन इमोशंस के लिए, टेक्स्ट के लिए, म्यूजिक के लिए जो 4 वेद लिखे गए थे वो कौन कौन से हैं? कौन बताएगा हमारे 4 वेद कौन कौन से हैं? किसी को याद है? खुशी, कनिष्का एंड लक्ष्मी एंड रूपा, सागर, अपने से किसको याद है हमारे 4 वेद कौन कौन से हैं? हाँ, कौन बोल रहा है? सर मैं निशी। हाँ निशी, यस बोलिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, Yes. सामवेद और अथर्ववेद। वेरी नाइस, वेरी गुड। हमारा देश है ना वेस्टर्न कल्चर की तरफ भाग रहा है, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने की तरफ होड़ मची हुई है, जबकि हमारा जो इंडियन कल्चर है, अगर हम उसको देखें तो आज की डेट में पूरे यूनिवर्स ने हमारे कल्चर को एक्सेप्ट किया है, सीधे तौर पे एक्सेप्ट किया कि नहीं किया? हम हजारों साल से जो बातें कहते हुए आ रहे थे, आज पूरा यूनिवर्स उन बातों को मान रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये वाला जेस्चर पूरा देश इसको फॉलो कर रहा है आज की डेट में। कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंडिया का। उसी तरह से हमारा जो कल्चर है आज पूरा यूनिवर्स उसको फॉलो करता है। विदेशों से लोग आते हैं यहाँ पे, हमारी हिंदी लैंग्वेजेस को सीखने आते हैं, और भी अदर लैंग्वेजेस को सीखने आते हैं, हमारे कल्चर को अडॉप्ट करते हैं। हम जब यहाँ से हमारे कल्चर को बाहर बुलाया जाता है तो नाट्य शास्त्र को पढ़ाने के लिए बुलाया जाता है। क्या जरूरत है फॉरेन कंट्रीज में हमारे नाट्य शास्त्र को पढ़ाने की? क्या जरूरत है? क्यों बुलाते हैं वो लोग? क्योंकि वो यूनिवर्सल है। जो 2,500-3 हजार साल पहले जो लिख दिया गया वो यूनिवर्सल है, ठीक है। उसमें जितना डिटेल स्टडी हमने हमारे देश ने 2,500-3 हजार साल पहले दे दिया था पूरे विश्व को, वो यूनिवर्सल है। क्यों यूनिवर्सल है? क्योंकि जो 4 वेद हैं, इन चारों वेदों को, अच्छा ये 5वें वेद की रचना कैसे होती है आपको पता है ना? सबको मैंने बताया था कि 4 वेद को पढ़ने की, इंटरटेन करने की और देखने की जो परमिशन थी वो अपर क्लास को ही थी। अपर क्लास बोले तो देवता लोगों को ही थी, और जो दानव थे, जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे, उन लोग के लिए ये परमिशन नहीं थी, जो जिसे हम कह सकते हैं लोअर क्लास, राइट। तो क्या था? तो लोअर क्लास क्या करती थी? अपना एंटरटेनमेंट कैसे करती थी?
तो जो अपर क्लास जो भी एक्टिविटी करती थी उसको तोड़ फोड़ देते थे, मारपीट करते थे और अपना एंटरटेनमेंट करते थे। तो एक सोसाइटी में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, एक वैक्यूम आ गया कि इस तरह से तो सारी सोसाइटी ठप हो जाएगी। अपर क्लास के लोग, जो देवता लोग थे, उन्होंने सोचा कि हम इतनी मेहनत से कुछ किसी चीज को क्रिएट करते हैं, इनोवेट करते हैं, और ये लोग आते हैं उसको तोड़ फोड़ देते हैं और मारपीट भी करते हैं। तो ये तो बड़ी विकट समस्या हो गई है। तो इस समस्या से कैसे निजात मिले, कैसे हम इस समस्या से बाहर आए, तो देवताओं का एक डेलीगेशन इंद्र भगवान के पास जाता है। इंद्र भगवान से वो रिक्वेस्ट करता है कि प्रभु कोई रास्ता निकालिए, बड़ी विकट समस्या हो गई है। तो इंद्र भगवान सारी सिचुएशन की स्टडी करते हैं और उस डेलीगेशन को लेके जाते हैं ब्रह्मा जी के पास में, और ब्रह्मा जी से भी सेम रिक्वेस्ट करते हैं, उनको सारी स्थिति बताते हैं। तो फिर ब्रह्मा जी अपने आसपास देखते हैं कि कोई एक व्यक्ति, कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस तरह से लोगों को एंटरटेन कर सकता है, लोगों को ऑक्यूपाई कर सकता है, लोगों को बिजी कर सकता है। तो उन्होंने देखा तो एक व्यक्ति उनको नजर आते हैं और वो है मुनि भरत। मुनि भरत, ये सब नाम याद रखेंगे, मुनि भरत, राइट। तो मुनि भरत ने तो ब्रह्मा जी फिर मुनि भरत से रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं कि हे मुनि, आप एक ऐसे वेद की रचना करें जो सबके लिए समान है, जिसमें कोई जात पात ना हो, कोई ऊंच नीच ना हो, कोई भेदभाव ना हो, जो सब के लिए हो, सब उसको एंटरटेन कर सकें, सब उसको खेल सकें, सब उसको उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। तो फिर मुनि भरत ने अपने 100 पुत्रों के साथ मिलकर के, या 100 भरतों के साथ मिलकर के, कि ये उपाधि शिफ्ट की एक भरत से दूसरे। जैसे डॉक्टर की उपाधि होती है ना, डॉक्टर की उपाधि होती है, कोई भी क्वालिफिकेशन लेकर के डॉक्टर बन जाता है, चाहे वो मेडिकल का डॉक्टर हो, चाहे पीएचडी का डॉक्टर हो। एक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है, उसको अचीव करके वो डॉक्टर बन जाता है ना। ऐसे ही एक उपाधि है कि एक से दूसरे के पे शिफ्ट हुई है उपाधि। जैसे कि किसी भी बड़े जैसे प्रधानमंत्री की एक वो है उपाधि। एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनते हैं एक टाइम पीरियड के लिए, फिर उसके बाद में दूसरे व्यक्ति को मौका मिलता है, फिर तीसरे व्यक्ति को मौका मिलता है ना। इसी तरह से कोई सिस्टम शायद रहा होगा जहाँ पे वो एक ये भरत नाम से कोई उपाधि जो शिफ्ट होती गई, और लगभग 100 लोगों तक शिफ्ट हुई है, और 100 लोगों ने मिलकर के एक पंचम वेद की रचना की, जिसे हम नाट्य शास्त्र कहते हैं। इस पंचम वेद में नाटक के शुरू होने से लेकर के और नाटक के खत्म होने तक के जितने भी क्वेश्चंस आपके जहन में, आपके दिमाग में आ सकते हैं, उन सब के आंसर हैं। 6000 श्लोक में ये आंसर, उन्होंने नाट्य शास्त्र को डिस्क्राइब किया है। 6000 श्लोक संस्कृत में श्लोक लिखे गए हैं। अब वो हिंदी में भी और इंग्लिश में भी इसके इंटरप्रिटेशन मिलते हैं, राइट। अब हिंदी, इंग्लिश में और अदर लैंग्वेजेस में भी इसके इंटरप्रिटेशन मिल जाते हैं। तो नाट्य शास्त्र के अंदर मुनि भरत ने जो अभिनय सिद्धांत बताया है, ठीक है, जो एक्टिंग मेथड्स बताए हैं, वो यूनिवर्सल है। वो कौन कौन से एक्टिंग मेथड्स हैं, कौन कौन से अभिनय सिद्धांत हैं, किसी को याद है? सुन रहे हैं ना आप लोग? सबको सुनने, अगर सब सुन रहे हैं तो थम्स अप करके बताओ मुझे कि आप लोग सब सुन रहे हो मेरी बात। थम्स अप करके बताओ, सबको अच्छा लग रहा है सुनने में? किसी को बोरियत हो रही है तो बता देना मुझे, हम टॉपिक बदल देंगे। यस, पीआरएच ग्रुप, आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है? गुड कनिष्का, गुड, ओके। आप सब मन से सुन रहे हो, पूरे ध्यान से सुन रहे हो। ये पीआरएच ग्रुप, आप लोग को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अभी तक जो मैंने बताया आपको समझ में आया? अगर आया है तो थम्स अप करके बताइए। पीआरएच ग्रुप, ओके, दैट्स गुड। और कोई बचा? ओके, कनिष्का एंड खुशी एंड तनिषा, ओके, लक्ष्मी एंड दीपा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आपको बात समझ में आ रही है? थम्स अप करके बताइए। Yes. थम्स अप करके बताइए। यस, गुड, शाबाश। चलिए आगे बढ़े। यस सर। तो नाट्य शास्त्र के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एक एक्टर के लिए, चाहे वो चाइल्ड आर्टिस्ट हो, चाहे वो यंग आर्टिस्ट हो, चाहे वो एल्डर हो, किसी भी एज ग्रुप के एक्टर के लिए जो नाट्य शास्त्र में बताया गया है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है अभिनय सिद्धांत।
ठीक है, तो अब ये बताइए मुझे, अभिनय सिद्धांत किसी को याद है कितने तरह से हम अभिनय करते हैं? देखो आज की इस क्लास में रिवीजन भी हो रहा है आपका, और जो लोग नए आए हैं उनको भी चीजें समझ में आनी चाहिए, उनको भी पकड़ में आएगी चीजें। माय गॉड, एक मिनट। इज वेरी हॉट नाउ। निशी को पता है सर, निशी बता रही है। अनम्यूट करो निशी। हाँ निशी, निशी बताइए। यस निशी। निशी Yes, अनम्यूट करो बच्चा। हाँ, वाचिक अभिनय, आंगिक अभिनय, सात्विक अभिनय और आहार्य अभिनय। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। देखो निशी, निशी की अच्छी बात पता है क्या है, मैं बताऊं? निशी को जो भी कहा जाता है ना काम करने के लिए, उसको सिर्फ करती नहीं है, उसको लिखती भी है, वो कॉपी के अंदर लिख लेती है। तो एक बार कॉपी में लिख लिया ना आपने, तो आप 10 साल बाद भी वो आपके पास है, वो चीज आप भूलोगे नहीं। वो कहीं ना कहीं आपको फीडबैक देती है चीजें। एक सेकेंड मेरा फोन बहुत गर्म हो गया है, पता नहीं क्यों। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। सो मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ। ओके, अभी जो 4 प्रकार के अभिनय के बारे में सुना ना, एक्टिंग हम सिर्फ 4 तरीके से करते हैं। पूरे यूनिवर्स में एक्टिंग जो है वो सिर्फ 4 तरीके से होती है, पूरे यूनिवर्स में। पूरे मैं अर्थ की बात कर रहा हूँ, नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे अर्थ में जहाँ जहाँ भी लोग रहते हैं वो सिर्फ 4 तरह से एक्टिंग करते हैं। सबसे पहले कौन सा है? आंगिक अभिनय। इट्स डायलॉग्स, संवाद, जितनी भी हम बातचीत करते हैं, जितना भी हम जो भी कुछ हम बोलते हैं, वो सब वाचिक अभिनय है। ठीक है, तो वाचिक अभिनय, डायलॉग पहला। दूसरा है बॉडी लैंग्वेज, इट्स आंगिक अभिनय। जितना भी उछल कूद है, एंट्री एग्जिट है, चलना फिरना, उठना बैठना, डांस करना, राइट, वो जितना कुछ भी है वो सब आंगिक अभिनय है, यानी अपनी बॉडी से रिएक्ट किया गया, वो सब आंगिक अभिनय। और तीसरा है सात्विक अभिनय। सात्विक अभिनय इज एक्सप्रेशन एंड इमोशंस, रस और भाव जो चेहरे पर आते हैं। अगर हमारे चेहरे की स्किन फ्लेक्सिबल होगी तो हम हंसते समय हंसते हुए नजर आएंगे और रोते समय रोते हुए नजर आएंगे। नहीं तो क्या होगा, लोग हम पे हंसेंगे, यार ये रोते वक्त तो हंसते हैं और हंसते वक्त रोते हैं, दिखते हैं, तो लोग आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। इसलिए एक एक्टर को अपनी तैयारी करनी होती है, और वो इन सब चीज़ों की तैयारी करता है, तब जाकर के एक परफेक्ट एक्टर बनता है। नहीं तो ऐसे तो कोई भी एक्टिंग करने खड़ा हो जाएगा और कुछ भी उलझुल कर देना, इट्स नॉट एक्टिंग। ठीक है, एक्टिंग इज अ प्रोफेशन, बहुत ही डेडिकेशन के साथ में किया जाने वाला काम है, बहुत ही डिसिप्लिन में के साथ में किया जाने वाला काम है। ठीक है, जब एक्टर परफेक्ट होता है तब लोग आते हैं, ताली बजाते हैं, अदरवाइज किसी को फुर्सत नहीं है। आप कितना ही कर लीजिए एक्टिंग के नाम पे, कोई ताली नहीं बजाएगा। जब आप अच्छा काम करोगे, जब आप लोगों को कन्विंस करोगे, तब लोग ताली बजाएंगे। हम क्या सोचते हैं कि हम एक्टर हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि जो आपके दर्शक हैं वो आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो ज़्यादा जानते हैं। क्योंकि क्या होता है, स्टेज पर खड़ी हुई आपकी 2 आंखें ऑडिटोरियम में बैठी हुई 1000 लोगों को देखती है, सिर्फ 2 आंखें, और ऑडिटोरियम में बैठे हुए हजारों लोगों की हजारों आंखें सिर्फ आपको देखती हैं, राइट। तो ऊपर से नीचे तक स्कैन कर देते हैं। आप अच्छा एक्ट करते हो तो रिएक्ट कर देते हैं, अच्छा रिएक्ट करते हैं, अच्छा एक्ट नहीं करते हो तो गलत रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, है ना। और अगर आपने अच्छा एक्ट किया है, उनको पसंद, वो तुरंत उनको अच्छा है या बुरा तुरंत होता है। वो आपने अच्छा किया तो तुरंत समझ में आ जाता है कि आपने अच्छा किया है, तो उसको तुरंत रिस्पॉन्ड भी करते हैं, फिर वो क्लैपिंग के साथ में या लाफ्टर के साथ में तुरंत रिस्पॉन्ड करती है ऑडियंस। ओके, तो ये है तीसरा जो अभिनय है वो है आहार्य अभिनय। और तीसरा अभिनय जो है वो है सात्विक अभिनय, सत्व, एक्सप्रेशंस एंड इमोशंस,
और चौथा जो अभिनय है वो है आहार्य अभिनय। इट इज स्टेज क्राफ्ट। बैक स्टेज में जितना भी काम करते हैं, ऑन स्टेज एक्टर को दिखाने के लिए, उसको वो इन्वायरमेंट देने के लिए पूरी टीम बैक स्टेज में काम करती है, जो स्टेज पर नजर नहीं आती है। वो बैक स्टेज में रह करके ऑन स्टेज पे एक्ट कर रहे एक्टर को सपोर्ट करती है। तो वो आता है आहार्य अभिनय, स्टेज क्राफ्ट में आता है। नाटक की रिहर्सल, स्क्रिप्टिंग, डायरेक्शन, ब्लॉकिंग, प्रॉपर्टीज, कॉस्ट्यूम, मेकअप, म्यूजिक, प्रिंटिंग, पब्लिसिटी, वो सब आहार्य अभिनय में आता है, राइट। और ऐसे जाके चारों प्रकार के अभिनय से एक अच्छा, चारों प्रकार के अभिनयों की तैयारी करने के बाद एक अच्छा एक्टर बनता है। ओके, तो ये 4 प्रकार के अभिनय जो हैं ये हमेशा आपको याद रखने हैं। इसमें जो एक्सप्रेशन इमोशंस की हम बात कर रहे थे, सात्विक अभिनय की जो हम बात कर रहे थे, सात्विक अभिनय में जो है रस और भाव, कितने रस और भाव होते हैं कोई बताएगा? किसी को याद है रस और भाव कितने होते हैं? हाँ, कितने होते हैं बताइए। निशी, यस बताइए। हास्य रस, करुण रस, अद्भुत रस, शांत रस, क्रोध रस, वीर रस, श्रृंगार रस, संयोग, वियोग, वात्सल्य और भयानक रस। ओके, कितने हुए टोटल? ये 11 हुए, क्योंकि 9 रस होते हैं और 2 भाव होते हैं। 9 रस होते हैं, 2 भाव होते हैं। पता नहीं, वो 11 होते हैं टोटल और 9 रस होते हैं, इतना पता। वो बाकी के 2 होते हैं वो नहीं पता। मैं बताता हूँ। जो रस क्या है, रस और भाव क्या है, ये सिचुएशंस है। टोटल 11 सिचुएशन प्ले करते हैं हम लोग अपने थ्रू आउट द लाइफ। एक जीवन में व्यक्ति 11 सिचुएशन प्ले करता है। तो ये 11 सिचुएशन, जो नवरस की बात की थी नाट्य शास्त्र ने, नवरस, 9 रसों में 11 सिचुएशन है। एक मिनट मैं पहले अपनी बात पूरी कर लूं। 9 रस है, 9 रस में 11 सिचुएशन है। जो श्रृंगार रस है उसके 3 पार्ट है। सर आप कैसे कर रहे हो? कौन बोल रही है? पुणे येरवडा से बोल रहे हैं? पुणे येरवडा होम। ओके, अभी तक आपको समझ में नहीं आया मैंने क्या बताया? समझ मुझे समझ में आया सर। हम अभी ज्वाइन हो गए। अभी ज्वाइन किया आपने? झूठ मत बोल। एक्चुअली सर हम कई देर से ज्वाइन हुए हैं, बहुत मुझे समझ में आया, इसको नहीं समझ में आया। ठीक है, तो सुनिए जो आप जो लोग मैं ना बता रहा हूँ। ध्यान अपना क्लास में जब रहते हो तो आप प्लीज ध्यान से सुना करो सारी चीजें जो भी सर बता रहे हैं। अगर आपको उस समय समझ नहीं आ रहा, आप उसी समय बोलो, क्योंकि दोबारा इतना सारा रिपीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके अलावा यहाँ और भी बच्चे हैं। अगर आपको उस टाइम नहीं समझ में आया तो प्लीज आप YouTube वीडियो पे जाके देखा करो, क्योंकि एक ही चीज बार बार, और ये चीज सर बहुत बार बता चुके हैं। और चलो यहाँ पे कुछ बच्चे नए हैं, लेकिन प्रेरणा रेनबो होम, यरवाड़ा रेनबो होम, कनक, खुशी, आप लोग तो सब पुराने हो ना। कनिष्का, सारे क्वेश्चन का आंसर निशी क्यों दे रही है? आप लोग को भी आना चाहिए ना, आप लोग ने तो ये बहुत बार सुना है सारी चीजें। अगर आप लोग अच्छे से क्लास अटेंड कर रहे हो तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए, या बस फिर आप लोग ऐसे ही टाइम पास के लिए क्लास अटेंड कर रहे हैं? आपको आपको एक्टिंग में आगे बढ़ना है ना, सबको आगे कुछ ना कुछ करना है। तो प्लीज आप जो भी क्लास अटेंड कर रहे हो उसको बहुत अच्छे से अटेंड किया करो, क्योंकि सर भी आपको टाइम दे रहे हैं, और आपके साथ में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो सच में बहुत अच्छा कर रहे हैं और करना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, अब समझ में आया ना? सब लोग ध्यान देंगे इस बात को। प्लीज आप लोग शैतानी मत किया करो, क्लास में ध्यान दिया करो, ठीक है? थैंक यू प्रेरणा रेनबो। सारे ठीक है, आगे बढ़े। समझ में आ गई ना सारी चीजें? मैम ने जो बोला है ध्यान से सुनिए। ओके ओके, तो हम थे 9 रसों में 11 सिचुएशन हम प्ले करते हैं। वो 9 रस कौन कौन से हैं? कोई और बताएगा? किसी और को याद है? किसी और को याद है?
कोई और शेयर करेंगे? कोई और? कनिष्का, याद है कुछ? अनम्यूट करो। ओके, चलो आगे बढ़े। तो ये जो 9 रस, एक बार वापस से मैं बता देता हूँ, 9-11 सिचुएशन जो है एक बार मैं वापस से शेयर करता हूँ आपके साथ में। इनको क्या बोलते हैं? हास्य रस, इट्स हैप्पीनेस। जितनी भी खुशी की बातचीत होनी है, खुशी, हंसना, हंसाना, वो मस्ती करना, जिसमें खुशी जाहिर होती है, वो सारा हास्य रस है, हैप्पीनेस है। फिर आता है करुण रस, सैडनेस। जितना भी रोना धोना है, रोने धोने वाली सिचुएशन, खासकर कब आता है करुण रस? हम कब प्ले करते हैं? जब किसी डेथ सीक्वेंस को एक्ट करना होता है। किसकी डेथ हो गई है तो डेथ पे आप क्या हंस तो नहीं सकते ना, वहां पे नहीं हंस सकते ना। हंसोगे तो क्या होगा? लोग बिलीव नहीं करेंगे, वो कहेंगे फेक कर रहे हो आप। तो जब हम डेथ सीक्वेंस को एक्ट करते हैं तो वहां पर हमें रोना होता है। तो डेथ सीक्वेंस पे रोना और श्रृंगार वियोग में रोना, ये दोनों डिफरेंट सिचुएशन है। डेथ सीक्वेंस यानी करुण रस पे रोने के टाइम पर हमें ये शो करना होता है कि ये जो व्यक्ति गया, अब ये वापस लौट कर नहीं आएगा, खत्म, एवरीथिंग इज खत्म, मतलब एवरीथिंग द एंड, राइट। और जब हम श्रृंगार वियोग एक्ट करते हैं तो उसमें एक उम्मीद कायम रहती है, ये जो व्यक्ति आज गया है ये कल वापस लौट कर आ जाएगा, तो वो एक उम्मीद कायम रहती है वहां पे, ठीक है। तो सैडनेस हो गया, करुण रस हो गया, इट इज सैडनेस। फिर आता है एंगर, क्रोध, गुस्सा, राइट। गुस्सा करने वाले सिचुएशन, सबसे आसान इमोशन अगर कोई है व्यक्ति के लिए तो वो गुस्सा करना, नाक पे बैठा रहता गुस्सा, सेकंड लगते हैं आपको, किसी को भी गुस्सा दिलवाना बहुत आसान है। फिर आता है चौथा नंबर होता है वीर रस। वीर रस, इट इज वैलर, साहस की बात करते हैं हम। अगर आप सरहद पे जा रहे हो, युद्ध में जा रहे हो, और अगर आप में साहस नहीं है तो क्या होगा? दुश्मन मार के चला जाएगा आपको। तो वो साहस क्या होता है? वो वीर में हम एक्ट करते हैं। फिर होता है एक और इमोशन 5 नंबर पे आया, अद्भुत, इट इज वंडर। वंडर, किसी भी चीज को देख करके मन खुश हो जाता है और मन में ये फील आता है कि ये तो अद्भुत है, ऐसा तो हमने पहले कभी देखा ही नहीं, राइट। देन फियर, फियर इट्स भयानक, डर। किसी भी चीज को देख करके डर लगने लगता है ना। रात को मम्मी ने कहा 3-2 बजे छत पे जाकर के लाइट जला के आ जाओ, और आपको डर लग रहा है कि यार अकेले में रात को छत पे जाना बहुत डर लगता है, पता नहीं भूत आ जाएगा, होता है ना, ये फील होता है ना। तो हम किसी को साथ लेके जाना चाहते हैं लेकिन कोई जाने को तैयार नहीं, तो वो जो फियर क्रिएट होता है, डर आता है, वो डर। फिर आता है एक, ये हो गए 6 हो गए ना। फिर आता है एक, इट इज बीभत्स। बीभत्स, बीभत्स बोले तो हॉरर। हॉरर, मैंने मेरे मोबाइल की लाइट थोड़ी कम की है क्योंकि टेम्परेचर बहुत हो गया है मोबाइल में ना, तो बट आप लोग को तो मैं प्रॉपर नजर आ रहा हूँ ना? ओके, यस सर। तो हाँ ओके, तो 6 नंबर पे था, 7 नंबर पे था हॉरर, विभत्स। घिन आती है ना, किसी भी चीज गंदगी को देख करके घिन आती है ना। वो कचरा पड़ा हुआ है, स्मेल आ रही है, उसको देख करके क्या आता है, उसको घिन आती है ना, वो घिन, विभत्स, राइट। 7। इसके बाद में श्रृंगार रस, रोमांस, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। श्रृंगार संयोग, प्रेमी प्रेमिका का मिलना, ठीक है, और श्रृंगार वियोग, प्रेमी प्रेमिका का बिछड़ना। ये जो श्रृंगार वियोग है, इसमें एक उम्मीद कायम रहती है कि जो आज व्यक्ति गया है वो कल लौट कर आ जाएगा। जैसे कैसी सिचुएशन बनेगी कि एक फौजी है, 2 महीने की छुट्टी लेकर के वो अपने घर आया है, और जैसे उसने डोरबेल बजाई, वाइफ ने गेट खोला,
वहां जो इमोशन क्रिएट हुआ वो श्रृंगार संयोग है। तो वाइफ को और पति पत्नी दोनों ने एक दूसरे को देख करके जो खुशी जाहिर हुई, क्या कितने 6 महीने बाद देखा है या साल भर के बाद देखा है एक दूसरे को, तो श्रृंगार वियोग श्रृंगार संयोग हुआ। उसके बाद 2 महीने की उनकी छुट्टी पूरी हो गई, अब उनको जाना है, ड्यूटी ज्वाइन करनी है। और पत्नी कह रही है कि अभी कुछ दिन के लिए और रुक जाओ ना, तो पति कह रहे नहीं, ड्यूटी पे जाना पड़ेगा, ड्यूटी का सवाल है, देश की रक्षा का सवाल है। और वो वहां से जाते हैं और यहाँ सिचुएशन क्रिएट होती है, वो है श्रृंगार वियोग, जिसमें एक उम्मीद कायम रहती है कि आज वो गया है बंदा, कल वापस लौट के आएगा। और इसमें जो थर्ड श्रृंगार रस की जो थर्ड सिचुएशन है वो है वात्सल्य। इट इज पेरेंटल लव, केयर ऑफ अ बेबी। छोटे बच्चे की कैसे कैसे एक माँ केयर करती है, क्या लाड दुलार होता है, वो सब उसमें एक्ट होता है, ठीक है। और 11वीं सिचुएशन होती है वो है पीस, शांत रस, शांत रस, शांत भाव, पीस। मेडिटेशन करता हुआ व्यक्ति या सोया हुआ व्यक्ति, वो पीस, राइट, इमोशन प्ले होता है, शांत रस। भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो क्या हमारा जेस्चर होता है, बॉडी का जेस्चर क्या होता है। मेडिटेशन करते वक्त हमारी बॉडी का जेस्चर क्या होता है, ओके। तो वो है शांत रस। ऐसे करके हम अपनी थ्रू आउट द लाइफ 11 सिचुएशन प्ले करते हैं, राइट। तो ये नाट्यशास्त्र का मोटा मोटा जो है वो आपको मैंने आज बताया है, क्योंकि अभी इतना यही जरूरी, सबसे ज्यादा जरूरी यही पार्ट है अभी आपके लिए, राइट। और मतलब हम सबके लिए, मेरे लिए भी। अभिनय सिद्धांत को हम अब इसमें कौन से रस से कौन से भाव की उत्पत्ति हो रही है, संचारी भाव क्या है, स्थायी भाव क्या है, ये आगे जाकर के हम और आगे जाके डिटेल स्टडी करेंगे, तब हम चीजों को देख सकते हैं। सर, हाँ जी सर कनिष्का को कुछ ये पूछना है आपको क्वेश्चन, उसने हैंड रेस किया है अपना। कनिष्का बच्चा, अपने आप को अनम्यूट करो और पूछो प्लीज। हाँ कनिष्का, कनिष्का क्या क्वेश्चन है? कनिष्का बच्चा, इसी बंद है, क्या हुआ? कनिष्का की ऑडियो कनेक्ट नहीं है, वो शायद गलती से हो गया होगा उससे। Yeah, I guess she's having a... ओके, सॉरी सर। नो इशू, ठीक है। तो ये सब चीजें जो आज शेयर हुई हैं, ये याद रहेगी, आप लोग याद रखेंगे इसको। ऐसे नहीं कि अगली क्लास के अंदर मैं पूछूं और आप लोग सिर्फ निशी जवाब दे, बाकी सब लोग चुप हो जाए, ठीक है। फिर सारे मार्क्स भी निशी को ही मिल जाएंगे, आप लोग को 0 मिलेगा फिर। इसलिए पार्टिसिपेट कीजिए प्रॉपर तरीके से, है ना, ठीक है। आप लोग क्या पता, इस एज में क्या होता है, इस एज में हम गलत होने के डर से रोकते हैं अपने आप को कि गलत हो जाएगा, लोग हंसेंगे हमारे ऊपर, लोग क्या कहेंगे, ये एक फियर रहता है। और अच्छा एक्टर वो ही है जो इस फियर से जल्दी बाहर आ जाता है। फियर से बाहर आने का मतलब अनकंट्रोल होना नहीं है। कि सर ने कहा था फियर से बाहर आ जाओ, जिसको नहीं, और फिर हम कुछ भी उलझुल हरकतें करना शुरू कर दें, लोगों को परेशान करना शुरू कर दें, वो भी नहीं होना चाहिए। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, तब जाकर के लोग आपको देखेंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे, नहीं तो लोगों के पास टाइम नहीं है, ठीक है। सो अभी नाट्यशास्त्र की बात में हम ये चारों प्रकार के अभिनयों पे ही रखते हैं, इस बात को यहीं तक रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके, लास्ट क्लास में जो डायलॉग आपको दिया गया था, पूरी स्क्रिप्ट मैंने दी थी, उस स्क्रिप्ट में से कुछ नया डायलॉग आपने याद किया, तैयार किया है किसी ने, और किस किसने किया है? ओके, चंचल केयर होम्स में तैयार हुआ है, निशी ने तैयार किया है, और किस किसने तैयार किया है? खुशी, कनिष्का, खुशी, कनक एंड तनिष्का, आप लोगों ने कुछ नया डायलॉग तैयार किया है? क्यों नहीं किया? जब आपने डिसाइड किया था कि आज आप कुछ पिछली स्क्रिप्ट में से कुछ नया तैयार करके लाओगे, अनम्यूट करो अपने आप को। सर भूल गए थे हम लोग, सर हमें याद नहीं रहा। क्यों याद नहीं?
अच्छा मुझे ये बताओ, आपको कैसे याद दिलवाया जाए, क्या तरीका हो ताकि आपको याद रहे? कैसे याद करते हो आप सबको बार बार फोन करके बोले? यस, हाँ बताओ। सर वीडियो भेजते करो यूट्यूब। नहीं सर, अब से याद रखेंगे। हाँ याद रखना पड़ेगा हम सबको, अगर वीडियो भेजने सर लगे आज तो आपने फिर। टॉपिक भी तो दिया था ना बच्चों को डिबेट के लिए। हाँ डिबेट करनी थी आज हमें। यस हाँ यस, आप तैयार हो डिबेट के लिए? मैं टीम भी बनाई थी, मैम को याद है, देखो मैडम बहुत पर्टिकुलर, उनको याद रहती सब चीजें, बच नहीं सकते। कनिष्का, हाँ आप तैयार हो, वेरी गुड, ओके। और कौन कौन तैयार है? निशी, ओके। टाइटल पता है ना क्या था? गैजेट्स, मोबाइल और लैपटॉप के बैड इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स और गुड इफेक्ट्स। तो गुड इफेक्ट्स में कौन कौन बोलने वाला था? गुड इफेक्ट्स में कौन कौन बोलने वाला था? अनम्यूट करो सब लोग, अनम्यूट कर दो, अपने आप को अनम्यूट करो सब लोग। हाँ सर। मैं सागर और कनिष्का हम तीनों ना डिसएडवांटेज के बारे में बात कर रहे थे कि एक प्रॉपर लिमिट के बाद नहीं करना चाहिए ज्यादा यूज, और खुशी, कनिष्का और कनक ये तीनों एडवांटेज के हिसाब से कर रहे थे गैजेट्स के। हाँ ठीक है, तो और पहले मुझे खुशी एडवांटेज। की तनिषा के फेस से लग रहा है कि उसने नहीं किया सर। नहीं किया उन्होंने। अच्छा किस किस ने किया है ये बताओ मुझे, और कौन कौन है? खुशी ने किया है, चंचल सर केयर तो फिर होम। हम आज एक काम करेंगे सर, हम जी आज मैम। एक काम करेंगे, अगर हम ऐसे ही जाने देते हैं तो इन लोगों को आदत पड़ जाती है। तो आज ना आप ऐसे ही जो भी आपको समझ में आ रहा होगा आप वो करोगे। क्या होगा इससे? इनकी टीम का बहुत अच्छा हो जाएगा क्योंकि इन्होंने तैयारी की, आपका नहीं होगा, या फिर आपका भी बहुत अच्छा हो जाएगा और आपका टैलेंट पता चल जाएगा कि हाँ आप कर सकते हो, आपको तैयारी की जरूरत नहीं है। तो आज ही करें मैम? हाँ जी सर, बिल्कुल। ओके ठीक है, तो आज ही करेंगे। चलिए, तो इसके फेवर में कौन बोलेगा? टीवी सॉरी मोबाइल और लैपटॉप कंप्यूटर के एक्सेस यूज के फेवर में कौन कौन बोलेगा? कनक, खुशी और तनिष्का उसके फेवर में बोलेंगे। चलिए आप लोग तैयार हो? कनक, तनिष्का, खुशी, अनम्यूट करो अपने आप को, क्या बोलना है? सर क्या बोलना है? मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर को ज्यादा यूज करने से क्या फायदे हैं ये बताना है आपको। ये तो आपने उस दिन भी बोला था। हाँ सर हमें याद है। हाँ तो बताओ, आपको डिबेट करना है ना इसके ऊपर? सर अभी तक तो याद सर बताना है क्या मतलब फायदे? हाँ बताने सर। हाँ बताओ सर उससे हमारा स्कूल का काम होता है, किसी से हम चैटिंग कर सकते हैं। और सर अपने हम गेम्स खेल सकते हैं, क्वेश्चन पेपर बना सकते हैं, लिंक बना सकते हैं, हाँ, और मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं, और क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो कॉल भी तो कर सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, नॉर्मल कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, और कोई? कनिष्का आप किस फेवर में बोलोगे? डिसएडवांटेज के फेवर में। डिसएडवांटेज। हाँ। अच्छा एक मिनट, और मैंने किसी को बोला था फेवर में बोलने के लिए? सती। सागर आर यू रेडी? सागर बहुत ठंड लग रही है तुम्हें यार, कैप वैप लगा के बैठे हो आप। लास्ट में भी। उधर ठंड ज्यादा है जहाँ आप रहते हो? जहाँ आप रहते हो वहाँ ठंड ज्यादा है क्या? नो सर, रूम में थोड़ी ठंड लगती है ना, इसलिए हमने टोपी पहन रखी है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। चलो आप इसके फेवर में बोलोगे कुछ? यस सर।
बोलो। सर अगर हम कंप्यूटर और ये सब यूज नहीं करेंगे तो सर हमारा बहुत, जैसे हमारा स्कूल का काम छूट जाएगा, और जैसे हमें मोबाइल से पता चल जाता है कि कौन सा घर, लोकेशंस, और ये भी पता चल जाता है कि मतलब हम फोन भी कर सकते हैं और लोकेशन भी पता चल जाती है कि हाँ अगर हमें यहाँ जाना, अगर सर हमारे पास कंप्यूटर कुछ भी नहीं होगा, मोबाइल ये सब, तो हमें अगर कहीं जाना होगा, हमें मोबाइल से लोकेशन चाहिए होगी तो हम नहीं कर पाएंगे, हम गलत जगह पहुंच जाएंगे। और सर हम ये इससे गेम भी खेल सकते हैं और डाउनलोड कुछ भी चीज कर सकते हैं सर। बस हमारा टॉपिक ये है कि ये तो थे नॉर्मल रह के भी कर सकते हैं, नॉर्मल यूज में भी हो जाता है। ज्यादा यूज करेंगे तो क्या नुकसान है, या ज्यादा यूज करने से क्या फायदे हैं? बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं हम, उससे फायदे क्या हो सकते हैं? ठीक है, ओके। नुकसान क्या क्या है निशी? सर निशी का कोई शायद नेटवर्क इशू है, वो मीटिंग छोड़ के चली गई है सर। सर मैं बोलूं? सर कनिष्का बोलना चाहती है। ओके सर अनम्यूट हो गया। हाँ जी मैम। सॉरी। हेलो कनिष्का बोलना चाहती है। हाँ कनिष्का बोलिए। ज्यादा यूज करने का मोबाइल, टीवी या फिर कंप्यूटर का नुकसान ये है, हमारी आईज वीक हो जाती हैं। और जैसे कि अभी हमें, जैसे कि वीडियो कॉल में हमें नेट यूज करना होता है तो हमें कोई भी हैक कर सकता है उस टाइम, क्योंकि नेट से हमारी सारी इंफॉर्मेशन कहीं और चली जाती है। और अगर हमें किसी से मिलना है, लोकेशन चाहिए, तो सर बाय चांस हम कहीं एक साथ मिले हो तो हम लोकेशन उससे जान सकते हैं, हमें मोबाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और क्या डिसएडवांटेजेस हैं? सर अगर हम मोबाइल, टीवी ज्यादा यूज करते हैं तो हमें बहुत सारी, हमें फिर पढ़ने में हमारा ध्यान नहीं जाता। जैसे कि स्कूल से वर्कशीट आई तो मान लीजिए हमारे पास फोन है तो एक बार उससे फोटो देख ली और फिर उसे में उतार दिया तो हमारा काम भी अच्छा लगेगा, बुक भी डेकोरेट रहेगी और मैम को भी अच्छा लगेगा। ओके ठीक है, गुड। कहाँ है निशी, आ गई क्या? हाँ यस, कौन बोल रहा है? पुणे येरवड़ा होम्स। हाँ अनम्यूट करो पहले अपने आप को। सर यस। हाँ सर, तो अगर हम ज्यादा से ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा अगर हम फोन यूज करते हैं तो ऐसी कई सारी चीजें होती है जो हमें नहीं देखनी चाहिए, और हमें है ना नंबर ना आ जाए इसके लिए हमें भी है ना फोन से थोड़ी ऐसे दूर से है ना टीवी थोड़ी दूर से देखनी चाहिए और कम देखनी चाहिए। और पूरे दिन टीवी पे है ना समय बिगाड़ने के हिसाब से, और जो बोलते हैं कि ना नेट पे ज्यादा है ना पढ़ाई की इंफॉर्मेशन मिलती है, तो अगर हम उससे जगह बुक ज्यादा पढ़ेंगे तो उससे भी हमें उतनी इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि हमने ना नेट को बनाया, नेट ने हमको नहीं बनाया जो हमें बुक्स की जगह है ना नेट को देखना पड़े, इसीलिए। ओके ओके, और टेल जा सकते हो आप, और क्लियर कर सकते हो कुछ चीजें? क्या नंबर, कौन से नंबर की बात कर रहे थे आप? निशी? हाँ सर, वो चश्मे के नंबर, हम मेरे को नंबर है ना तो मैं हमेशा नंबर ही बोलती हूँ, ऐसे नहीं बोलती कि आंखें खराब हो जाती है, मैं सीधा नंबर पे ही बोलती हूँ। ठीक है, वो चश्मे आ जाते और कोई हैं। बोलेगा? ओके, और कोई बोलेगा डिसएडवांटेजेस
पुणे येरवडा हमको बोलना है आई गेस। हाँ ठीक है। आप हाँ अनम्यूट करो ना बच्चा, अनम्यूट करो, मेरे लास्ट के 10 मिनट है अनम्यूट ना। करो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं ना आज अभी इस वक्त है ना रविंद्र मंच पे हूँ। आपकी आज जो क्लास मैंने ली है रविंद्र मंच से ली है, क्योंकि आज हमारी 4 बजे से एक मीटिंग होने वाली है। तो लास्ट के 10 मिनट है ना, मैं आपको रविंद्र मंच विजिट कराता हूँ बाहर से, ठीक है? आपको बिल्डिंग दिखाऊंगा, तो फटाफट से आप लोग है ना अपनी बात कंप्लीट कर लो। यस सर, हमारे पास सेल फोन नहीं होते ना, तो हम दूर के व्यक्ति से बात नहीं कर पाते। एक कोविड-19 चालू है तो हम ऑनलाइन पेपर नहीं दे पाते, उससे भी हम हमारे लिए बहुत फायदा है। मुझे इतना ही बोलना था। ओके ठीक है। देखो एक जो ये गैजेट्स है, हाँ यस कनिष्का आप बोलिए। सर मैं ये कह रही थी कि मीटिंग अगर हमें ज्वाइन करनी भी है तो हम जैसे कि कहीं पर एक्ट हो रहा है वहां पर गए, रिहर्सल हो रही होगी, वहां पर गए तो हमें और नॉलेज मिलती है और ये कम भी नहीं रहती। जैसे कि जो हमारे आर्टिस्ट होते हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट है हमारे एक्टर तो, बट उनको भी रिहर्सल करनी पड़ती है, वो भी तो कहीं जाते हैं ना। तो वहां पर अगर हमें पता हो कि ये कहाँ है, हो रहा है, तो हम वहां पर जाकर और ज्यादा अच्छे से सीख सकते हैं। ओके दैट्स गुड। देखो गैजेट्स का एंड मोबाइल का या कंप्यूटर्स, लैपटॉप, टीवी का जो सबसे बड़ा जो हमें फायदा मिला वो ये मिला कि वर्ल्ड वाइड जो भी एक्टिविटीज होती हैं, जो भी घटनाएं घटती है, उन्हें हम अपने घर पे बैठ के देख लेते हैं। तो क्रिकेट का मैच आप स्टेडियम में देखने जाते हो तो कुछ समझ में नहीं आता कि कौन क्या कर रहा है, क्या कौन बॉलर है, कौन बैट्समैन है, बहुत डिस्टेंस होता है ना, बहुत ज़्यादा नहीं पता चल पाता। लेकिन वही चीज़ें जब हम क्लोज मीडिया में देख लेते हैं, टीवी पे देखते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ों को समझ लेते हैं। लेकिन ज़्यादा जब बार बार हम उसके एडिक्ट हो जाते हैं तो वो खतरनाक है। वो एडिक्शन हर चीज़ का खतरनाक है। हमें लत लग जाती है कंप्यूटर पे कंटिन्यू बैठने की, कंप्यूटर पे कंटिन्यू काम करने की। अब जैसे मैं मेरी बात करूं तो मैंने जब रिसर्च किए तो मेरे को बहुत सारा टाइम कंप्यूटर पे देना पड़ता है। टाइपिंग भी हो रही है, करेक्शंस भी होते हैं, डिज़ाइनिंग भी हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो आंखों पे असर डालता है, कहीं ना कहीं वो आई साइट्स को थोड़ा सा इफेक्ट करता है। ये डार्क सर्कल हो जाते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। मोबाइल पे भी ज़्यादा अगर हम बैठेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारी आईसाइट को भी वीक करती है, क्योंकि क्या मोबाइल हम ऐसे सीधे बैठ करके नहीं करते, मोबाइल को हम लेट करके करना, ज़्यादा कंफर्ट जोन में जा करके हम मोबाइल यूज़ करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को, हमारे कहीं ना कहीं आईज को इफेक्ट करते हैं। तो हर चीज़ लिमिटेशन में होनी चाहिए, हर चीज़ की अपनी एक क्या नाम से इम्पोर्टेंस है, और उस इम्पोर्टेंस को समझते हुए हमें काम को लिमिट में करना चाहिए। ओवर लिमिट में जाएंगे तो नुकसान होगा ही होगा। और कहते हैं ना, अति सर्वत्र क्या बोलते हैं उसको, अति सर्वत्र वर्जित। अति जो है ना, अति किसी भी काम को अति करोगे ना तो अति, मतलब उसको हिंदी में मैं नहीं डिफाइन कर पा रहा हूँ। सर मैं मराठी में बता सकती हूँ, मराठी में बता दूं। अति तिथे माती, अति तिथे माती, यानी जहाँ पे अतिरेक होता है वहां पे वो मिट्टी जैसी वैल्यू हो जाती है उसकी, यानी आप मिट्टी में मिल जाते हो। ये तो वो अति नहीं होनी चाहिए, राइट। निशी को शायद हिंदी में भी आता है क्या? हाँ, इसको हिंदी में बोलते हैं अति, मतलब वर्जित, मतलब अति सब, मतलब अति सब जगह उसको वो वर्जित होनी चाहिए। मतलब अति ज्यादा कोई भी चीज है ना ज्यादा अच्छी नहीं होती, हर एक चीज की लिमिट होती है। हर चीज लिमिट में करनी चाहिए। हर चीज की अति खतरनाक होती है, बहुत ज्यादा। जैसे मैम ने बताया, अति वो जो मिट्टी में मिल जाता है, वो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। लेकिन ये कैसे डिसाइड हो कि ये अति हो रही है? क्योंकि अगर हम इस ग्राउंड में अगर हम खेल रहे हैं और वहाँ अगर हम प्रैक्टिस प्रॉपर अपने एक्स्ट्रा एफर्ट भी करते हैं, तो कैसे हमें उसको बैलेंस करना है, ये हमें ही सोचना है। कि खासकर गैजेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से
आप जो 2 घंटे आप कंप्यूटर पे बैठते हो या 2 घंटे मोबाइल पे बैठते हो और आप 6 घंटे 8 घंटे मोबाइल पे बैठ रहे हो, तो वो अति हो रही है ना? तो वो हमें समझ में आना चाहिए। ओके, चलिए एक मेरे साथ सब लोग, आप सब लोग मिलकर के मेरे साथ एक श्लोक बोलेंगे। ओके। ओम आंगिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्वांगमयम् आहार्य चंद्र तारादि तुम नमः सात्विकं शिवम। सर की आवाज नहीं आ रही है, मुझे नहीं आ रही। सर की आवाज आ रही है शिवानी। ओके ओके, चलिए रब योर हैंड्स, हाथों को रब कीजिए एंड मसाज ऑन फेस। ओके, मैं आपको फटाफट से ना रविंद्र मंच दिखाता हूँ। रविंद्र मंच 1963 में बना था। तो बहुत सारे लोग पैदा हैं शायद इस ग्रुप में, जितने भी अभी हम लोग ऑनलाइन है ना, हम में से कोई भी पैदा नहीं हुआ था तब। हमारे जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी एक स्कीम थी, उनकी एक योजना थी, उसके तहत पूरे देश भर में 13 रविंद्र भवन, रविंद्र मंच बने थे, जिनमें से बहुत सारे रविंद्र मंच आज की डेट में बंद हो चुके हैं। गिने चुने रविंद्र भवन या रविंद्र मंच चालू, जिनमें से एक ये है। ये जो रविंद्र मंच है, इसका जो स्टेज है, पूरे हिंदुस्तान के आर्टिस्ट इस स्टेज पर परफॉर्म करना अपना सौभाग्य मानते हैं। लोग तरसते हैं कि इस मंच पर वो आए, उनको मौका मिले, वो परफॉर्म करें। तो मैं ये रविंद्र मंच को आपको बाहर से दिखाता हूँ। 1963 में जब रविंद्र मंच बना था, उसका स्ट्रक्चर दूसरा था। अभी जो रविंद्र मंच है उसका स्ट्रक्चर दूसरा। एक मिनट में गाड़ी को ऑफ कर दूं। गाड़ी में से बाहर निकलने के बाद ना इतना रिलीफ। ओके, आर गेटिंग मी? दिख रहा हूँ मैं? ये गाड़ी दिख रही है आपको? ये फ्रेम में अभी ये रविंद्र मंच दिखा? हाँ जी सर, दिख रहा है। ये रविंद्र मंच बिल्डिंग है। अभी कुछ एक्सटेंशन हुआ है इसके अंदर, कुछ नया। ये जो पार्ट देख रहे हो आप, ये पार्ट नया रविंद्र मंच का नया पार्ट बना है। अभी ये रेनोवेट हुआ है और ये बिल्डिंग है रविंद्र मंच की, ये बिल्डिंग। ओके सर। ओके, तो ये जी। और मैं आपको नजदीक से दिखाता हूँ। ये गार्डन है। हम लोग यहाँ बैठ करके नाटकों की रीडिंग करते हैं, नाटक की रीडिंग करते हैं यहाँ पे बैठ के ग्रुप। अभी चूंकि कोविड की वजह से अभी खुला नहीं है रविंद्र मंच प्रॉपर तरीके से, तो अभी कम लोग हैं। धीरे धीरे लोग आना शुरू करेंगे तो फिर यहाँ बहुत चहल पहल रहेगी। ये रविंद्र मंच लिखा हुआ दिख रहा है आपको सबको? ये हमारे रविंद्र मंच के साइड वाला जो गेट है, वहां से हम लोग आगे जाते हैं। अभी तो ब्लॉक कर रखा है। आगे जाते हैं तो वहां पर वो ऑडिटोरियम का एक ये शटर है, शटर के आगे जाएंगे तो ऑडिटोरियम, लेफ्ट में जो गेट दिख रहा है वो ऑडिटोरियम, मेन ऑडिटोरियम में लेके जाता है। ये ऑफिस बने हुए हैं यहाँ पे। और ये रविंद्र मंच अभी बहुत सब जगह दिख रहा है। एक बहुत ही सुंदर सा माहौल यहाँ पर। और अब जैसे ही यहाँ कलाकार आने शुरू होंगे, क्योंकि पिछले 11 महीने से लॉकडाउन में था, तो सब जगह जब हम लॉकडाउन से बाहर आए थे तो पूरा एनवायरनमेंट, पानी, नदियाँ, सब वाटर क्लीन था, पॉल्यूशन कम से कम था। वैसा ही एनवायरनमेंट यहाँ पे भी है। लेकिन जैसे ही यहाँ लोग आना जाना शुरू हो जाएंगे तो फिर वापस से उसी पोजीशन में चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये है हमारा रविंद्र मंच, जिसपे हम लोग काम करते हैं। एक यहाँ पर और ऑडिटोरियम है। ऐसे तो बहुत सारे ऑडिटोरियम्स हैं जयपुर में। एक जवाहर कला केंद्र है। जवाहर कला केंद्र भी कभी मौका मिलेगा तो वहाँ से क्लास करेंगे, तो मैं वो भी आपको विजिट कराऊंगा। एक यहाँ पे बिरला ऑडिटोरियम भी है। वो सबसे महंगा ऑडिटोरियम है जयपुर का। एक ऑडिटोरियम महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम में, वो भी महंगा ऑडिटोरियम है।
इसके अलावा एक इंद्रलोक सभागार है और अपनी यहाँ की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल्स के अपने अपने ऑडिटोरियम्स हैं। तो आज की डेट में अगर मैं ये कहूँ कि जयपुर में 1000 ऑडिटोरियम्स होंगे डेफिनेटली, छोटे बड़े ऑडिटोरियम्स, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के, राइट, जहाँ पर कुछ भी एक्टिविटीज होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, नाटक हो सकते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं, वो लगभग 1000 से ऊपर ही निकलेंगे। तो ये आज चूंकि अभी रविंद्र मंच पूरा खुला नहीं है, जिस भी दिन कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको यहाँ का स्टेज भी विजिट कराऊंगा कि स्टेज पर क्या क्या चीज़ें होती हैं, स्टेज को कैसे किस डायमेंशन से स्टेज बनता है, स्टेज को डेकोरेट करने के लिए और उसके मैनरिज्म को बनाए रखने के लिए क्या क्या चीज़ें होती है, फोर्थ वॉल क्या होती है, प्रोसीनियम आर्च क्या होती है, या प्रोसीनियम थिएटर क्या होता है, स्टूडियो थिएटर क्या होता है, ओपन एयर थिएटर क्या होता है, कैसा होता है ना, ये सब मैं आपको साथ शेयर करूंगा आने वाली क्लासेस में। और जो प्रोसीनियम थिएटर है, अभी जिस ऑडिटोरियम का मैं आपको विजिट करा रहा था वो प्रोसीनियम थिएटर है, ठीक है। प्रोसीनियम थिएटर में 2 पार्ट्स होते हैं, एक स्टेज होता है और एक ऑडिटोरियम होता है। स्टेज पर जहाँ हम परफॉर्मेंस करते हैं और ऑडिटोरियम जहाँ लोग बैठ करके देखते हैं। तो ऑडियंस और स्टेज के बीच में एक प्रोसीनियम आर्च आती है, उसे हम फोर्थ वॉल कहते हैं। अदृश्य दीवार होती है वो, कि ऑडिटोरियम में बैठकर, ऑडिटोरियम वो घर है जहाँ से बैठकर हम पड़ोस के घर में यानी स्टेज पर हो रही घटनाओं को देख लेते हैं। तो वो फोर्थ वॉल का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको समझाऊंगा, राइट। बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है, पर ध्यान में रखिएगा। स्टेज पर और क्या क्या चीज़ें होती हैं, साइक्लोरामा क्या होता है, बैकड्रॉप क्या होता है, विंग्स क्या होते हैं, एप्रन क्या होता है, बैटन्स क्या होते हैं, अकूस्टिक्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में मैं आपको कभी मौका मिलेगा तो वो भी शेयर करूँगा, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए काफ़ी है तो भूलेंगे तो नहीं ना, जितनी बातें हुई हैं, जो भी चीज़ें शेयर हुई हैं, भूलना नहीं है। और अपनी कॉपी बना लीजिए, उसमें लिखना है सब चीज़ों को, ताकि आप भूल ना जाए, ठीक है। आज हम इतना करते हैं, ओके, ठीक है, बाय बाय। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, नमस्ते। हाँ, कुछ